भाविनी अपने कमरे से निकलकर छत की ओर जा रही थी। उसका मन आज अजीब सा बेचैन था, जैसे दिल किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा हो। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे नीचे वाले कमरे से अपनी सास शारदा देवी की आवाज सुनाई दी। शारदा देवी फोन पर बात कर रही थी और उनका लहजा हमेशा की तरह सख्त और आदेशात्मक था। भाविनी अनजाने में वहीं रुक गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो वह सुनेगी वह उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। शारदा देवी कह रही थी, बहन जी, आपकी बेटी की शादी के बाद यह पहली तीज है और हमारे खानदान में पहली तीज बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। कोतली ऐसी आनी चाहिए कि पूरा मोहल्ला देखे और तारीफ करे। हमारे घर के सभी लोगों के कपड़े होने चाहिए, मेरे पति के, मेरी बेटी और मेरे दामाद के, उनके बच्चों के, बड़े बेटे बहू के। और हाँ, कोई लोकल मार्केट का सामान नहीं, सब कुछ ब्रांडेड और बड़े शोरूम से लिया जाए। भावनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सांस तक लेना भूल गई। सास की आवाज फिर गूंजी, कम से कम 5 तरह की ताजी मिठाइयाँ, 5 तरह के अच्छे फल होंगे। मेरी साड़ी प्योर सिल्क की होनी चाहिए। मैं सस्ता या हल्का कपड़ा नहीं पहनती। शादी में आपने देखा ही होगा मैं किस तरह का पहनावा रखती हूँ। और जैसे आप अपनी बेटी को पूरा सेट देती हैं, वैसे ही मेरी बेटी और मेरी बड़ी बहू को भी पूरा सेट चाहिए। मोहल्ले में कोतली बढ़ती है, लोग देखने आते हैं, इसलिए हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। फोन रखते ही शारदा देवी ने चैन की सांस ली, लेकिन बाहर खड़ी भाविनी की सांसें अटक गई। यह तीज के नाम पर पूरा दहेज था, और वह भी खुलेआम। भाविनी का मन गुस्से और अपमान से भर गया। उसका जी चाहा कि अभी जाकर सास से पूछे कि क्या यही रिश्तों की शुरुआत थी, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने सोचा, पहले आदित्य से बात करेगी, वही सब ठीक करेगा। पूरे दिन उसने अपनी सास के सामने जाने से बचाव किया। चाय तक देवर के हाथों भिजवा दी, क्योंकि उसे डर था कि अगर सामने गई तो उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। वह बेसब्री से शाम का इंतजार करने लगी कि कब आदित्य ऑफिस से लौटे और वह उससे दिल की बात कह सके। शाम होते ही जैसे ही आदित्य घर आया, भाविनी ने उसे अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखें भरी हुई थी, आवाज कांप रही थी। आदित्य, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। कहते हुए उसने सास की पूरी बातचीत उसे सब दर सब सुना दी। आदित्य ने बिना भाव बदले कहा, क्या तुमने अपनी मम्मी से फोन करके कंफर्म किया? भाविनी को यह सवाल तीर की तरह लगा। उसने हैरानी से कहा, कंफर्म किस बात की? जब आपकी मम्मी खुद कह रही थी कि आपकी बेटी की पहली तीज है, तो इसका मतलब साफ है। आदित्य चुप हो गया, बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उसने शराब पी रखी थी। भावनी ने कुछ नहीं कहा, उसे लगा शायद गुस्से में है, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में जब भावनी ने हिम्मत करके पूछा कि क्या उसने अपनी माँ से बात की, तो आदित्य ने रूखे स्वर में कहा, हाँ बात की। मम्मी ने कुछ गलत नहीं कहा। पहला त्योहार है, रीति रिवाज पूरे होने चाहिए। हमारी बहन की पहली तीज में भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था। यह सुनकर भावनी टूट गई। उसने रोते हुए कहा, तुम मेरे घर की हालात जानते हो। मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी अकेली नौकरी करती हैं, एक भाई पढ़ रहा है, एक बहन की शादी बाकी है। अगर मम्मी इतना सब मेरे लिए कर देंगी तो बाकी बच्चों का क्या होगा? लेकिन आदित्य का दिल नहीं पसीजा। उसने सख्त लहजे में कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कर्ज लेकर करो या जैसे भी करो, मम्मी का फैसला आखिरी है। भावनी सन रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह शादी है या सौदा? तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरी मम्मी कर्ज ले या खुद को बेच दे और तुम्हें फर्क ना पड़े? इतना सुनते ही आदित्य भड़क उठा। उसने भाविनी को थप्पड़ मार दिया और गालियां देने लगा। भाविनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, गाली मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मेरे संस्कार मुझे रोकते हैं। जो गालियां तुम मुझे दे रहे हो, समझो अपनी माँ और बहन को दे रहे हो। यह सुनकर आदित्य और हिंसक हो गया। वो छोट थप्पड़ मारकर वह कमरे से निकल गया और अपनी माँ के पास जाकर सो गया। भाविनी पूरी रात अपने गाल पर हाथ रख के रोती रही। उसके लिए पहली तीज से पहले ही रिश्तों का सच सामने आ चुका था। सुबह जब वह चाय लेकर सास के कमरे में पहुंची, तो आदित्य भी वहीं बैठा था। भावनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने सास के सामने ही कहा, कल रात आपने मेरे साथ जो किया, क्या वो सही था? आदित्य ने नजरें चुरा ली। मुझे कुछ याद नहीं।
भावनी ने अपना सूजा हुआ गाल आगे कर दिया। ये निशान किसके हैं? तभी उसके जेठ राहुल वहां आ गए और हालात समझते देर नहीं लगी। पीछे से जेठानी नेहा भी आ गई और बोली, शराब पीकर याद रहेगा क्या? और भावनी, ज्यादा अनोखी मत बनो। मेरे मायके से भी ऐसे ही कोतली आती है और आज तक आती है। भावनी ने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी, आपके मायके में सामर्थ्य है, मेरे यहाँ नहीं। मेरी मम्मी अकेली है, उनके ऊपर और बच्चे भी हैं। तभी शारदा देवी गुस्से में बाहर आई और बोली, अगर वैसी कोतली नहीं आई तो इस घर में कदम मत रखना। भाई आने वाला है ना लेने, उसके साथ चली जाना। भावनी का सब्र टूट गया। उसने रोते रोते कहा, अगर दहेज चाहिए था तो अमीर घर की लड़की लाते, मुझे क्यों लाए? शारदा देवी की आंखों में नफरत थी, क्योंकि मुझे लगा था छोटे घर की लड़की होगी तो मुट्ठी में रहेगी। यह सुनकर भावनी टूट चुकी थी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। पहली तीज जाने से पहले ही उसके रिश्ते, उसका भरोसा और उसका आत्मसम्मान सब घायल हो चुके थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही भावनी का सब्र टूट गया। वह बिस्तर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल इस बात से ज्यादा दुखी नहीं था कि उससे कोतली मांगी गई, बल्कि इस बात से था कि जिस इंसान को उसने अपना जीवन साथी माना था, वही उसकी मजबूरी और उसके घर की हालत को समझने से साफ इनकार कर रहा था। पहली तीज जो हर लड़की के लिए ससुराल में अपनापन और सम्मान लेकर आती है, वहीं उसके लिए डर और अपमान बन गई थी। उसे बार बार अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, जो अकेले नौकरी करके घर चला रही थी, जो अपने बच्चों की जरूरतों से पहले समाज और रिश्तों की चिंता करती थी। भावनी को यह सोचकर ही घुटन होने लगी कि उसकी माँ पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। दोपहर होते होते भावनी के भाई का फोन आया। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, दीदी, मम्मी बहुत परेशान है, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। भावनी समझ गई कि सास ने अपने शब्दों पर अमल कर दिया है। उसने बिना किसी बहस के अपना छोटा सा बैग तैयार किया। न सास ने उसे रोकने की कोशिश की, न आदित्य ने एक शब्द कहा। वह चुपचाप माँ के कमरे में बैठा रहा, जैसे भावनी का जाना उसके जीवन में कोई मायने ही ना रखता हो। घर से निकलते समय भावनी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वही घर, वही आंगन, लेकिन अब वहां रिश्तों की गर्माहट नहीं थी, सिर्फ शर्तें और लालच था। मायके पहुंचते ही माँ ने उसे देखते ही गले लगा लिया। भावनी अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने माँ के सीने से लगकर सारी बात कह दी। कोतली की लंबी लिस्ट, आदित्य की बेरुखी थप्पड़, गालियां और सास की धमकी। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी इज्जत किसी सामान से तय नहीं होती। अगर आज हम झुक गए तो ये मांगे कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन माँ की मजबूरी भी साफ थी। समाज का डर, लोगों की बातें और बेटी के टूटते रिश्ते सब एक साथ उनके कंधों पर आ गिरे थे। वह सोच रही थी कि अगर कोथली ना भेजी गई तो बेटी का घर कैसे बचेगा। उधर ससुराल में माहौल बिल्कुल अलग था। शारदा देवी मोहल्ले में अपनी बात फैलाने में लगी थी कि बहू के मायके वालों को रस्मों की कदर नहीं है। जेठानी भी आग में घी डाल रही थी। वह बार बार कह रही थी कि अगर इस बार ढील दी गई तो भाभिनी आगे चलकर सिर पर चढ़ जाएगी। आदित्य अंदर ही अंदर बेचैन था। शराब का नशा उतर चुका था, लेकिन अहंकार अभी भी हावी था। उसे भाभिनी का रोता हुआ चेहरा याद आता, लेकिन माँ के सामने खड़े होने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा रहा था। वह पहली बार महसूस कर रहा था कि उसने एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक सच्चा रिश्ता भी दांव पर लगा दिया है। तीज का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, माँ के घर में चुप्पी और गहरी होती जा रही थी। माँ ने हिसाब लगाना शुरू किया, कितना सामान लिया जा सकता है, कहीं से उधार लिया जाए। लेकिन इस बार भावनी ने माँ का हाथ पकड़ लिया। उसने पहली बार मजबूती से कहा, माँ, अगर आज आपने यह सब बेच दिया तो वे समझेंगे कि हमें डराकर सब कुछ पाया जा सकता है। आज तीज है, कल कुछ और मांगेंगे। मैं इस अपमान के साथ वापस नहीं जाऊंगी। भावनी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में डर नहीं, आत्मसम्मान था। माँ ने बेटी की आंखों में झांक कर देखा और समझ गई कि उसकी बेटी अब सिर्फ सहने वाली नहीं रही। तीज के दिन ससुराल से कोई फोन नहीं आया, ना कोई लेने आया, ना कोई हाल पूछा गया।
मोहल्ले में बातें होने लगी, लेकिन भाभी ने पहली बार इन बातों की परवाह की। उसने अपनी माँ के साथ सादगी से तीज का व्रत रखा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि परंपराएं तब तक ही सुंदर होती हैं जब तक वे इंसान की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। शाम को अचानक आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी। उसने बस इतना कहा, भाभिनी, शायद हम सबने गलती की है। भाभिनी ने फोन रखते हुए गहरी सांस ली। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह चुपचाप रहने वाली भी नहीं थी। पहली तीज ने उसे यह सिखा दिया था कि रिश्ते मांगों से नहीं, सम्मान से चलते हैं। तीज के बाद के दिन भावनी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। मायके में रहते हुए भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती थी। कभी उसे अपने टूटते रिश्ते का डर लगता, तो कभी इस बात का सुकून मिलता कि उसने पहली बार अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई है। माँ बाहर से भले ही मजबूत दिखती थी, लेकिन भावनी जानती थी कि समाज की बातें उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही है। लोग तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। कोई कहता बहुत ज्यादा बोलती है, कोई कहता मायके वाले ने रस्में निभाने से मना कर दिया। लेकिन इन सबके बीच भावनी ने एक बात साफ तय कर ली थी कि अब वह डर के सहारे कोई रिश्ता नहीं निभाएगी। उसे समझ आ गया था कि अगर आज उसने चुप्पी ओढ़ ली, तो पूरी जिंदगी उसी चुप्पी में घुटकर रह जाएगी। उधर ससुराल में हालात धीरे धीरे बदलने लगे थे। मोहल्ले में बातें फैल चुकी थी कि बहू को तीज पर घर से निकाल दिया गया। आदित्य ने मन में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर समय भावनी का चेहरा याद आता, उसकी खामोशी, उसके आंसू, और वह सवाल भरी नजर जिससे वह उसे आखिरी बार देख कर गई थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने माँ के डर और समाज की झूठी इज्जत के नाम पर अपनी पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। एक शाम जब शारदा देवी फिर से कोठली की बातें कर रही थी, तो आदित्य का सब्र टूट गया। उसने पहली बार माँ के सामने कहा, बस बहुत हो गया माँ। तीज के नाम पर आपने जो मांगा वो गलत था। भावनी की कोई गलती नहीं है। शारदा देवी आप बबूला हो गई, लेकिन आदित्य ने आज पीछे हटने से मना कर दिया। यह वही बेटा था जो कल तक माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था। अगले ही दिन आदित्य भावनी के मायके पहुंचा। ना कोई तामझाम, ना कोई शर्त। दरवाजा खुलते ही भावनी की माँ ने उसे देखा। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न दाना, बस थकान थी। आदित्य ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भावनी को समझने की कोशिश ही नहीं की। भावनी सामने आई तो आदित्य की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारा अपमान किया। इसके लिए कोई माफी माफी काफी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब अगर कोई शर्त रखी गई, तो मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा होऊंगा। भावनी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। आज उसके सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह वही डरी सहमी लड़की नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, आदित्य, मैं वापस तभी आऊंगी जब यह साफ हो जाएगा कि तीज कोतली या किसी भी त्योहार के नाम पर मेरे मायके से कोई कुछ नहीं मांगा जाएगा। मैं रिश्ता निभाना चाहती हूँ, सौदा नहीं। उसकी आवाज में ना चीख थी, न रोना, बस पहली बार खुलकर कहा, अगर मेरी बेटी को फिर कभी इस तरह अपमानित किया गया, तो वह इस घर में नहीं आएगी। कई दिनों तक बातचीत चली, घर में तनाव रहा, लेकिन अनंत शारदा देवी को भी समझ आ गया कि इस बार बहू डरने वाली नहीं है, और बेटा भी अब चुप रहने वाला नहीं। भारी मन से ही सही, लेकिन उन्होंने शर्तें पीछे ली। बिना किसी पोतली, बिना दिखावे के भावनी वापस ससुराल लौटी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।